Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका रिसर्च मेथड्स, डेफिनेशन, टाइप एंड एग्जांपल्स। तो ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने डिस्कस किया था कि रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं। उनमें हमने अगर बात करें तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। आज के पार्ट में हम प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एंड डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो आप पाएंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको 1 से 2 क्वेश्चन रिसर्च मेथड से डेफिनेटली देखने को मिलता ही है, बिल्कुल श्योरिटी रहती है। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ऑलरेडी 2 पार्ट्स इसके कवर हो चुके हैं। अगर आपने हमारी वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से इसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट। लेकिन कल जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने कल क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी किया था, वहाँ पर हमने एक टेबल डिस्कस की थी। और उस टेबल की अगर हम बात करें तो वो टेबल बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। वो पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो थे उसमें इलैबोरेट हो गए थे। तो हम उनको अब इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने उसको टेबल फॉर्म ना देके उसको रिटन फॉर्म दे दिया है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं और फिर हम अपने सेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल डिस्कस किया था क्वालिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव में हमने बोला था कि क्वालिटेटिव में जो रिसर्च क्वालिटेटिव में क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। यू कैन ऑफन एडजस्ट योर मेथड, आप अपने मेथड को एडजस्ट कर सकते हैं एज यू गो टू डेवलप न्यू नॉलेज, जब आपको न्यू नॉलेज को डेवलप करना है। तो कैन बी कंडक्टेड विद स्मॉल सैम्पल्स, क्वालिटेटिव रिसर्च को हम छोटे छोटे सैम्पल्स के साथ भी कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें आया था कि कांट बी एनालाइज स्टैटिस्टिकली, हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को स्टैटिस्टिकली एनालाइज नहीं कर सकते और ना ही जनरलाइजेबल होता है ये ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए। मतलब अभी हमने देखा ना कि स्मॉल सैम्पल्स में ही कंडक्ट करेंगे तो ब्रॉडर पॉपुलेशन में हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और इसमें आपका एक पॉइंट ये भी था कि डिफ़िकल्ट रहता है रिसर्च को स्टैंडर्डाइज करना एट हायर रिस्क फॉर रिसर्च बायस, वरना इसमें हमें रिसर्च बायस देखने को मिलता है। क्वान्टिटेटिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। ये डिस्क्राइब करता है लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स को, कि क्वांटिटी की बात हो रही है तो क्वांटिटी में ऑब्वियसली आपका लार्ज कलेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाएगा, अमाउंट की बात हो रही है। नेक्स्ट है जनरेट्स रिप्रोड्यूसिबल नॉलेज, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है ये रिप्रोड्यूसिबल नॉलेज को जनरेट करता है। बाकी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग टू एनालाइज डेटा। अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च की हम बात करें, इसमें आपको अगर डेटा को एनालाइज करना है तो स्टैटिस्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। इसमें लार्ज सैम्पल्स, क्वालिटेटिव डेटा में हमने देखा था कि स्मॉल सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बट अगर हम बात करें क्वान्टिटेटिव की रिसर्च मैथड की तो यहाँ लार्ज सैम्पल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वहाँ हम ब्रॉड पॉपुलेशन में जनरलाइजेबल नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हमको क्वांटिटी ज़्यादा ही देखनी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा गुड़ाना इंग्लिश का। हिंदी में भी इसको एक बार टेबल को चेक करेंगे, क्योंकि हमने हिंदी में भी टेबल डिस्कस की थी अपनी लास्ट वीडियो में। तो सबसे पहले इसमें आएगा लचीला। जब आप नया ज्ञान विकसित करना चाहते हैं तो आप अक्सर अपने तरीकों को समायोजित कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में ऐसा आप कर सकते हैं। छोटे नमूनों के साथ इसको आयोजित किया जा सकता है। सांख्यिकीय रूप से विश्लेषण नहीं किया जा सकता और व्यापक आबादी के लिए सामान्यीकरण योग्य नहीं है ये। अनुसंधान को मानकीकृत करना कठिन है। अनुसंधान पूर्वाग्रह के लिए उच्च जोखिम है। मात्रात्मक, चीज़ों के बड़े संग्रह का व्यवस्थित रूप से वर्णन करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य ज्ञान उत्पन्न करता है
और डेटा का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी प्रशिक्षण की आवश्यकता है और यहाँ पर बड़े नमूनों की आवश्यकता होती है। सो नाउ स्टार्ट करेंगे अब हम अपना आज का सेशन। ये हमने प्रीवियस वीडियो का डिस्कस किया था। सो यू कैन ऑल्सो टेक अ मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच। आप क्वालिटेटिव मेथड अप्रोच या फिर क्वांटिटेटिव मेथड अप्रोच हमने अलग अलग बता दिया कि अगर आप इस टाइप के ये रिसर्च मेथड्स का यूज़ करें तो क्या क्या आपको डूज और डोंट्स देखने को मिलेंगे। बट अगर आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर मिक्स्ड मेथड अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स इन द सेंस कि आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों को यूज़ कर लेना। तो मिक्स थोड़ा पार्ट आप क्वालिटेटिव कर लें, थोड़ा पार्ट आप क्वांटिटेटिव कर लें, तो वही है। तो वेयर यू यूज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, तो आप अपने रिसर्च मेथड में मिक्स्ड मेथड अप्रोच का अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ आप दोनों ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। आप मिश्रित तरीकों का दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं जहाँ आप गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियों का उपयोग करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च हमने देख ली। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी रिसर्च इज एन ओरिजिनल डेटा। ये जो प्राइमरी रिसर्च होती है ये ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है, कैसा डेटा होता है? ओरिजिनल डेटा होता है जो कि आप कलेक्ट करते हो खुद से इस पर्पस के साथ कि आपको रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ये आप करते कैसे? प्राइमरी रिसर्च का आप एग्जांपल याद रखिएगा, सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। कि जब आप सर्वे करने जाते हो, मैं आपको सर्वे का काफ़ी बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि आप कोई भी एक क्वेश्चनेयर तैयार करते हैं या फिर आप कुछ भी एक टॉपिक लेते हैं और आप उस पर सर्वे करते हैं कि फिर आप ऑब्जर्व करते हो कि किस कैटेगरी में आपने उसका रेट हाई देखा, किस कैटेगरी में लो देखा। अगर मैं नॉर्मली ही बात करूं कि अगर आप एजुकेशन अवेयरनेस देखने जा रहे हैं किसी भी एक सिटी में, मतलब मान लीजिए आपने 2 सिटीज़ चूज़ की हैं, आप दोनों सिटी में एजुकेशन अवेयरनेस का क्या रेट रहा ये चेक किया, तो आप फिर एक ऑब्जर्व करते हो कि इस सिटी में जो एजुकेशन रेट हायर, अवेयरनेस रेट हायर है और यहाँ पे लो है। तो ये आप कैसे इसमें आप क्या कर रहे हो? खुद से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, यानी यहाँ पर आप डेटा को खुद से कलेक्ट कर रहे हो। तो ये डेटा जो आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो, ये डेटा आपका ओरिजिनल डेटा कहला रहा है। ठीक है, जैसे कि हम नॉलेज की भी अगर बात करें तो जो नॉलेज आप खुद से गेन करते हो वो आपकी ओरिजिनल नॉलेज होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप लोग मिल्क वगैरह ले लीजिए, तो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल प्योर है, मिल्क बिल्कुल प्योर है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जो काव है उससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो मिल्क बिल्कुल प्योर है। लेकिन बाहर से जो मिल्क आ रहा है हम उसमें बिल्कुल श्योर नहीं होते कि वो प्योर है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। उसमें हम नहीं कह सकते कि सिर्फ ओनली मिल्क कंसंट्रेशन होगा, उसमें वाटर कंसंट्रेशन भी हो सकता है, साथ साथ अदर केमिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम ओरिजिनल नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे घर में हमने अपने आंखों के सामने हमारे काव से एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है, प्योर है। तो सेम यहाँ पर भी वही कहा है कि जो प्राइमरी रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, वो एक ओरिजिनल डेटा होता है जिसमें कि जो रिसर्चर होता है वो खुद से कलेक्ट करता है। ठीक है, खुद से डेटा को कलेक्ट करता है और तब वो उस बेसिस पे जो है वो आंसर करता है क्वेश्चन को जो भी रिसर्च पे बन रहे, कि मतलब पूछ लिया जाता है कि क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने दिस। ठीक है, तो सर्वे हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और एक्सपेरिमेंट। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो भी आप अपना खुद का डेटा यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकेंडरी रिसर्च की बात करें तो सेकेंडरी रिसर्च वो डेटा होता है जो कि ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका होता है दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा। ठीक है, प्राइमरी डेटा को आप खुद से कलेक्ट करते हो, वो ओरिजिनल डेटा होता है, लेकिन सेकेंडरी रिसर्च में जो डेटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है दूसरे रिसर्चर्स के द्वारा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन अ गवर्नमेंट सेंसस और प्रीवियस साइंटिफिक स्टडीज़, तो अगर आपको प्रीवियस साइंटिफिक स्टडीज़ में देखेंगे या फिर आप गवर्नमेंट सेंसस में देखेंगे तो वहाँ पर जो डेटा होता है वो ऑलरेडी किसी रिसर्चर के द्वारा कलेक्ट किया हुआ होता है। इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग अ नॉवेल रिसर्च क्वेश्चन, अगर आप नॉवेल रिसर्च क्वेश्चन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यू विल प्रॉब्ली नीड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। तो आपको
प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की संभावना रहेगी या फिर कलेक्ट करना होगा। बट इफ़ यू वांट टू सिंथेसाइज एग्जिस्टिंग नॉलेज, बट अगर आपको जो पहले से नॉलेज एग्जिस्ट है ऑलरेडी, अगर आपको उसको सिंथेसाइज करना है, आपको हिस्टोरिकल ट्रेंड को एनालाइज करना है, या फिर आपको लार्ज स्केल पर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए आप का सेकेंडरी डेटा ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने जनरल सी बात की। अब प्राइमरी रिसर्च मेथड्स में क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं, उसमें हम 3 to 4 पॉइंट्स यहाँ पर देखेंगे जो उसकी टेबल की फॉर्म में था। देखिए, कैन बी कलेक्टेड टू आंसर योर स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। आप प्राइमरी रिसर्च मेथड का यूज़ कब करेंगे, तो आप प्राइमरी रिसर्च मेथड का यूज़ जब करेंगे जब आपको एक स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, यू हैव कंट्रोल ओवर द सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट मेथड्स, क्योंकि यहाँ पर आप ये ओरिजिनल डेटा है, यहाँ पर आप खुद करके कह रहे हो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है सैम्पल्स पर और मेजरमेंट मेथड्स पर। ठीक है, मोर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट, बिल्कुल एक्सपेंसिव भी होगा और टाइम टेकन भी होगा, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया, आपने वो डेटा यूज़ कर लिया और आपने खुद से डेटा कलेक्ट किया, तो दोनों में टाइम लगेगा, दोनों में फ़र्क है, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड डेटा कलेक्शन मेथड, प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के लिए ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वो आपको ट्रेन कर देगी किस तरह से आपको अपना सर्वे, अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना है, ताकि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल डेटा रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी जो होता है वो इजी होता है और फास्टर होता है। ठीक है, फास्टर एक्सेस रहती है इसकी, आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो जो ऑलरेडी स्पैन है लॉन्गर टाइम स्केल्स तक और ब्रॉडर ज्योग्राफिकल जिसकी लोकेशन है। नो कंट्रोल ओवर हाउ डेटा वॉज जनरेटेड, आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि डेटा कैसे जनरेट हुआ था। ठीक है, हमारा इस पर कोई भी अपना कंट्रोल नहीं रहता। रिक्वायर्स एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टू मेक श्योर इट वर्क्स फॉर एनालिसिस, इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि इसको आपको ताकि आप श्योर हो सकें कि ये आपके एनालिसिस के लिए वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो प्राथमिक बनाम माध्यमिक अनुसंधान, तो प्राथमिक शोध कोई भी मूल डेटा है जिसे आप अपने शोध प्रश्न का उत्तर देने के उद्देश्य से स्वयं एकत्र करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आपका सर्वेक्षण आ जाएगा, अवलोकन आ जाएगा और प्रयोगों का यानी एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे। द्वितीयक अनुसंधान में द्वितीयक अनुसंधान वह डेटा है जो पहले से ही अन्य शोधकर्ताओं द्वारा एकत्रित किया जा चुका है। उदाहरण के लिए इसमें आपकी सरकारी जनगणना, ठीक है, आप जो भी सरकारी जनगणना को आप यूज़ कर रहे हैं, अभी हम लोग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो वहाँ पर जो डेटा है वो हमने कलेक्ट नहीं किया था, वो ऑलरेडी कलेक्टेड था, हम उसी डेटा का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या पिछले वैज्ञानिक के जो भी अध्ययन है तो वो भी हमारे सेकेंडरी डेटा में आ रहे हैं, जिसको हम जैसे अभी हम पुराने पिछले वैज्ञानिकों के अध्ययन से बता रहे हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जो क्या करती है, जिस ऊपर जाने वाली चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, किधर से लगती है, अर्थ की तरफ से। तो ये हमने डेवलप नहीं किया था, ये ऑलरेडी ये डेटा कलेक्टेड था, उसका हम यूज़ करें, तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, यदि आप एक नवीन शोध प्रश्न की खोज कर रहे हैं, तो अगर आप खुद से कोई नया क्वेश्चन डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको संभवतः यहाँ पर तो प्राथमिक डेटा का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मौजूदा ज्ञान को संश्लेषित करना है तो आप इसमें जैसे कि ऐतिहासिक रुझानों का आपको विश्लेषण करना है कि आप किस प्लेस पर जो है वो ट्रैवलर्स वगैरह ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको या फिर आपको किसी भी बड़े पैमाने पर पैटर्न की पहचान करनी है, तो इसके लिए आपको द्वितीयक डेटा का इस्तेमाल करना होगा। टेबल में देखेंगे तो प्राथमिक आपके विशिष्ट शोध प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसको एकत्रित किया जा सकता है। नमूनाकरण और माप विधियों पर आपका पूर्णता नियंत्रण रहेगा। एकत्र करना अधिक महंगा और समय लेने वाला है प्राइमरी डेटा, और डेटा संग्रहण विधियों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लेकिन माध्यमिक में क्या है, पहुंचना आसान है और तेज है, जल्दी पहुंचा जा सकता है। आप ऐसा डेटा एकत्र कर सकते हैं जो लंबे समय के पैमाने और व्यापक भौगोलिक स्थानों तक फैला होगा। डेटा कैसे उत्पन्न हुआ, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, कैसे भी हुआ हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह आपके विश्लेषण के लिए काम करता है, अतिरिक्त प्रसंस्करण की आवश्यकता यहाँ पर होती है।
अब हम अपना लास्ट मेथड यहाँ पर देखेंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल डेटा है। जो रिसर्च मेथड में हम डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं आइए डिस्कस करेंगे। तो इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो आप कलेक्ट करते हैं डेटा को अबाउट योर स्टडी सब्जेक्ट विदाउट इंटरवेनिंग। बिना इंटरवेंशन के आप डेटा कलेक्ट करते हो अपने स्टडी सब्जेक्ट के बारे में। द वैलिडिटी ऑफ योर रिसर्च विल डिपेंड ऑन योर सैम्पलिंग मेथड। अब आपकी रिसर्च की वैलिडिटी कितनी रहेगी ये डिपेंड करेगी कि आपने सैम्पलिंग मेथड कौन सा चूज़ किया है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, आप इसमें इंटरवेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप इंटरवेंशन आपका नहीं होता कुछ भी, बट एक्सपेरिमेंट पे तो आप खुद से ही एक्सपेरिमेंट करोगे ना। तो एक्सपेरिमेंटल में आप पूरे सिस्टमैटिकली इसमें इंटरवेन होते हैं इस प्रोसेस में, और जो भी आपका रिजल्ट आ रहा होता है उसको आप मेज़र करते हो। तो ये जो वैलिडिटी रहती है आपके रिसर्च की, ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर बेस करती है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें, वहाँ हम पूछें कि जो वैलिडिटी रहती है वो किस पर डिपेंड करती है, तो आप बताएंगे कि वो आपके सैम्पलिंग मेथड पर डिपेंड करती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, वहाँ पर जो वैलिडिटी रहती है रिसर्च की, वो आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पर निर्भर करती है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और क्वेश्चन आपको पता है कि डायरेक्ट सिर्फ ये नहीं पूछेंगे आपसे कि इस रिसर्च में आप ये रिसर्च किस पर डिपेंड करती है, वो आपसे कोड के फॉर्म में भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि इनमें जो कुछ पॉइंट्स आपको दिए होंगे जिस पे कि ये रिसर्च बेस करती है, लेकिन जिस पे नहीं करती वो पॉइंट अलग से आपको उसमें से निकालना होगा। To conduct an experiment, you need to be able to vary your independent variable। जब आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है तो आपको अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप वेरी करने के एबल होने चाहिए। प्रिसाइजली मेजर योर डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रिसाइजली मेजर करना होगा। एंड कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, और आप कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर आपकी पकड़ होनी ज़रूरी है। इफ़ इट्स प्रैक्टिकली एंड इथिकली पॉसिबल, अगर ये एथिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो ये मेथड आपका बेस्ट चॉइस रहेगा आपके कॉज और इफ़ेक्ट को आंसर करने के लिए। अब हम डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड होता है ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी रिसर्च सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो बिना इस पर कोई प्रभाव डाले। एक्सेसिबल यानी कि आप गैदर कर सकते हो और डेटा को लार्ज स्केल पर। यहाँ पर भी आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर, और आप कैजुअलिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि आपका कंट्रोल रहता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स पर। ठीक है, आप कैजुअलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हो, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है आपके डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। और यहाँ पर आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो अपनी रिसर्च सब्जेक्ट को अनएक्सपेक्टेड वे में। और लास्ट है कि आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की और रिसोर्सेज की डेटा को कलेक्ट करने के लिए। हिंदी में देखेंगे वर्णनात्मक बनाम प्रयोगात्मक डेटा। तो वर्णनात्मक शोध में आप बिना किसी हस्तक्षेप के अपने अध्ययन विषय के बारे में डेटा एकत्रित कर सकते हैं। आपके शोध की वैधता आपकी नमूना पद्धति पर आधारित रहेगी। प्रायोगिक अनुसंधान में आप एक प्रक्रिया में व्यवस्थित रूप से हस्तक्षेप करते हैं और परिणाम को मापते हैं। आपके शोध की वैधता आपके प्रयोगात्मक डिज़ाइन पर निर्भर करेगी। एक प्रयोग करने के लिए आपको अपने स्वतंत्र चर को अलग अलग करने, अपने आश्रित चर को सटीक रूप से मापने और भ्रमित करने वाले चर के नियंत्रण में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। यदि यह व्यवहारिक और नैतिक रूप से संभव है तो कारण और प्रभाव के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए यह विधि सबसे अच्छा विकल्प मानी जाएगी। तो वर्णनात्मक की अगर हम बात करें, यहाँ आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो आपको अपने शोध विषय को प्रभावित किए बिना उसके वर्णन करने की अनुमति होती है। पहुंच योग्य होता है, रीचेबल होता है, आप बड़े पैमाने पर अधिक डेटा एकत्रित कर सकते हैं। भ्रमित करने वाले चरों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता और कार्य कारण स्थापित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर प्रयोगात्मक में क्या होगा कि भ्रमित करने वाले चरों पर आपका नियंत्रण रहेगा।
कार्य कारण स्थापित आप यहाँ पर कर सकते हो और आप अपने शोध विषय को अप्रत्याशित तरीकों से प्रभावित यहाँ पर कर सकते हैं। लास्ट जो है वो है डेटा एकत्रित करने के लिए आमतौर पर अधिक विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता आपको देखने को मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और आपके आपको सजेशन देना चाहते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो प्लीज़ हमें सजेस्ट करें ताकि हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।